नमस्कार। आज हम बात करते हैं, एक सूक्ति कही जाती है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है? ज्योतिष में इस सूक्ति को सबसे ज्यादा चरितार्थ करने वाले ग्रह हैं राहु और केतु, क्योंकि ये राक्षस हैं, किसी भी नियम कानून को मानते नहीं हैं, ये नैतिक नहीं है। तो जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं राहु और केतु से बनने वाले राजयोगों पर। इसके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं राहु केतु से बनने वाले राजयोग। राहु केतु से राजयोग कैसे बनते हैं? राहु केतु यदि त्रिकोण में स्थित हो, यदि राहु पंचम भाव में है, पंचम नवम त्रिकोण कहलाते हैं, लग्न भी त्रिकोण ही कहलाता है, केंद्र भी कहलाता है। मुख्यतः जो त्रिकोण है वो पंचम और नवम है। यदि राहु पंचम भाव में स्थित है तो केतु एकादश में होगा। अब यदि यह राहु केंद्र के स्वामी के साथ युत हो या इनसे दृष्ट हो तो राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधित्व राहु कर रहा है। अब यदि केंद्र का स्वामी चतुर्थेश चंद्रमा यहां स्थित होगा इसके साथ, तो ये एक राजयोग का निर्माण करेगा। या चंद्रमा की जगह यदि शुक्र भी होगा तो राजयोग निर्माण करेगा। शनि, मंगल, ये सभी राहु के साथ राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, चंद्रमा तो राहु से पीड़ित हो जाएगा। हाँ, वो एक दूसरा मामला है। एक ग्रह कई बातों का कारक होता है, एक भाव कई बातों के लिए जिम्मेदार होता है, कई गुण होते हैं। तो चंद्रमा चूंकि चतुर्थेश और यहाँ पर राहु को हम पंचमेश मान लेते हैं, तो केंद्र और त्रिकोण का यहाँ संबंध बन रहा है जो ये राजयोग का निर्माण करेगा। इसी तरह मंगल के बारे में आप कह सकते हैं कि यह तो राहु का शत्रु है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल लग्नेश है। अब यदि चंद्रमा की जगह यहाँ मंगल आ जाएगा तब भी यह राजयोग का निर्माण करेगा। शर्त यह है कि इन पर किसी अन्य ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो यह राजयोग का निर्माण करेगा। अब यह राहु यदि यहाँ नवम भाव में स्थापित हो, नवम भाव में स्थित हो, यदि ये राहु और वहां पर नवम के साथ यदि शनि बैठ जाए या चंद्रमा हो या मंगल हो, तब भी ये राहु राजयोग का निर्माण करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी युत होते हैं या इनका दृष्टि विनिमय होता है, दृष्टि विनिमय का अर्थ यह है कि जैसे राहु यहाँ पर स्थित है, चंद्रमा यहाँ स्थित हो जाए,
तो चंद्रमा राहु को देखेगा और राहु चंद्रमा को देखेगा। तो यदि ये युत हो या इनका दृष्टि परिवर्तन हो तो राजयोग का निर्माण होता है। इसी तरह से यदि ये राहु और केतु दोनों ही ग्रह केंद्र में स्थित हों और त्रिकोण के स्वामी के द्वारा दृष्ट हों या युत हों, जैसे यहाँ पर हम सूर्य को मान लेते हैं, यदि ये सूर्य यदि यहाँ स्थित हो जाए तब भी केतु और सूर्य के का ये युति राजयोग का निर्माण करेगी। इसी तरह से यदि ये गुरु के साथ में भी युत हो जाए तो भी राजयोग का निर्माण करेगी ये स्थिति। मंगल है, यदि ये मंगल भी केतु के साथ में स्थित होगा तो राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पर दोनों बातें जो मैंने अभी बताई, इनका अर्थ केवल एक है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में मिलते हैं, युत होते हैं या दृष्टि परिवर्तन होता है तो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो एक तो यह स्थिति हो गई राहु और केतु की। अब हम ये मान लेते हैं कि ये राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित नहीं है, लेकिन यदि ये राहु द्वितीय भाव में स्थित है और यहाँ पर चंद्र और सूर्य दोनों स्थित हैं, तब भी ये राजयोग का निर्माण करेगा। इसलिए कि चंद्रमा केंद्र का स्वामी है, सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, इन दोनों का धन भाव में राजयोग बन रहा है और उस राजयोग में राहु शामिल है, इसलिए राहु भी यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेगा। हम ये मान लेते हैं कि केतु एकादश में स्थित है। यहाँ पर यदि गुरु और शनि स्थित हों या सूर्य चंद्र स्थित हों या मंगल सूर्य स्थित हों या शनि चंद्र स्थित हों, कहने का तात्पर्य यह है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों यदि राहु और केतु के साथ अन्य स्थानों में भी हैं, तब भी उस स्थिति में भी राहु केतु राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन ये केवल लग्न कुंडली की बात मैंने बताई। इसे हमें और भी देखना होता है। केवल यहाँ पर कोई ग्रह स्थित हो जाने से ही राजयोग नहीं बनेगा। ये राजयोग तो है, किंतु यह राजयोग नवमांश कुंडली में भी बुरा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नवमांश कुंडली में भी राहु या केतु पीड़ित नहीं होने चाहिए। अशुभ भाव में जैसे षष्ठ अष्टम द्वादश में स्थित नहीं होने चाहिए। यदि नवमांश कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी है, ये बलवान है, पीड़ित नहीं है, अशुभ भाव में नहीं है, तो ये राजयोग फलित होगा। इन पर अन्य किसी क्रूर या अशुभ ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। एक बात और भी है, राहु केतु अच्छा फल कब देते हैं? हम मानते हैं कि राहु यदि द्वितीय भाव में स्थित है तो द्वितीय भाव के स्वामी के अनुसार राहु फल देगा। राहु केतु जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। राहु केतु जिन नक्षत्रों पर स्थित होते हैं उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देते हैं। तो यदि राशि स्वामी, यहाँ पर राशि स्वामी शुक्र है, अगर यह शुक्र हम ये मान लेते हैं कि ये पंचम भाव में स्थित है, तो राहु शुक्र के फल देगा
तो फिर अच्छे फल देगा। कहाँ के फल देगा? राहु द्वितीय भाव का फल देगा, सप्तम भाव का फल देगा और पंचम भाव का फल देगा। लेकिन यदि यही राहु अष्टम में चला जाता है और हम मान लेते हैं कि मंगल के द्वारा पीड़ित भी हो गया है, तब किसका फल देगा? तो राहु धन भाव का स्वामी तो है लेकिन अष्टम में है। यह अच्छी स्थिति नहीं है शुक्र के लिए। शुक्र सप्तमेश है, अष्टम में है, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। तो फिर राहु क्या फल देगा? राहु धन भाव और सप्तम भाव का फल तो देना ही है, लेकिन अब ये राहु सप्तम भाव के मामले में बुरा फल देगा, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में स्थित है और उस पर मंगल की दृष्टि के द्वारा पीड़ित है, कमजोर हो चुका है। इसलिए यह राहु फिर बुरा फल देगा। तो ये इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि राशि स्वामी किन भावों का, यदि राशि स्वामी शुभ भावों का स्वामी है तो राहु केतु के फल शुभ होंगे। यदि राशि स्वामी की स्थिति शुभ भाव में है तो राहु केतु के फल शुभ होंगे। इसी तरह से यदि हम यह मान लेते हैं कि यह राहु गुरु के नक्षत्र में स्थित है, जैसे मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र, वो गुरु का नक्षत्र है। अब यदि ये गुरु के नक्षत्र में स्थित है तो गुरु नवमेश और द्वादशेश है, तो राहु नवम भाव और द्वादश भाव का भी फल करेगा। अब यदि ये गुरु दशम स्थान में स्थित है या लग्न में स्थित है तो राहु लग्न का फल करेगा या दशम स्थान का भी फल करेगा, अर्थात शुभ फल करेगा। तो राहु केतु नक्षत्र स्वामी का फल प्रदान करते हैं और राशि स्वामी का भी फल प्रदान करते हैं। और राजयोग यदि ये केंद्र में स्थित है और त्रिकोणेश के साथ युत हो जाए तो राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि ये त्रिकोण में स्थित है और केंद्र के स्वामी के साथ युत हो जाए तो भी ये राजयोग का निर्माण करते हैं। आगे यह देखना होगा कि नवमांश में जिसके साथ ये युत है वह स्वामी नीच अस्त पीढ़ी, अस्त तो यहीं होगा, नवमांश में नीच नहीं होना चाहिए, अशुभ भाव में स्थित होकर पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट नहीं होना चाहिए। यही स्थिति राहु केतु की भी है कि वो नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली आदि वर्गों में अशुभ भावों में पीड़ित ना हो तो वो राजयोग का फल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।